नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका साबका करा रहे हैं सीबी रावल जी से। सीबी रावल जी इस शहर फरीदाबाद एनसीआर आसपास शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय क्रांति के जनक माने जाते हैं। आपको साबका कराने का सबब यह है कि अभी आप फेस्टिव सीजन से निकले हैं, तो आपको थोड़ा सा उस मूड में लाते हैं कि देश कैसे बने और देश बनाने वाले कैसे देश बना रहे हैं। तो बिल्कुल भी समय नहीं लेता हूँ आपके और उनके बीच में। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने समय दिया है, आप एक शख्सियत हैं इस शहर की, आपको इस शहर को बनाने वालों में गिना जाता है, तो आपने हमें समय दिया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आज एक सौभाग्य से कम नहीं है। थैंक यू सर। आपने सर एक रावल इंस्टीट्यूशन को इतना बड़ा बना दिया है और ऐसे समय में बना दिया है कि जब लोग जाति की संकीर्णता से फंसे हुए हैं, और आपने अपने सरनेम पर ही एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया इतना बड़ा। उस समय ऐसे हुआ नहीं करते थे इंस्टीट्यूशंस के नाम, तो किसी ने टोका वोका होगा आपको? एक्चुअली सर बहुत पहले की बात है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी। मैं किसी स्कूल में गया और उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा अभी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, अनिल, रितेश, इनके एडमिशन के लिए गया था मैं। सेक्टर का कोई स्कूल था वो, मैं यहाँ तो बोलना ठीक नहीं समझता जी। तो उन्होंने कहा कि नो नो नो, बल्लभगढ़ के बच्चों को जो है ना, वो तो बड़े अनकल्चर्ड होते हैं, बल्लभगढ़ के बच्चों को हम एडमिशन नहीं देंगे। मैंने उनसे कोई बहस नहीं करी। उन्हीं का दूसरा स्कूल था, मैं अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन करा के घर आया। लेकिन मैंने माइंड ये बना लिया कि भाई मेरे को अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं एक ऐसी संस्था खड़ी करूँगा, ऐसा स्कूल खोलूँगा जहाँ मेरे लिए कोई जगह क्राइटेरिया, गांव देहात का, कॉलोनी का, गरीब अमीर का कोई क्राइटेरिया ना रहे। मैं हर बच्चे को एजुकेट करूँ, जो उस बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, वो किस कम्युनिटी से आ रहा है, गांव से आ रहा है, शहर से आ रहा है, कॉलोनी से आ रहा है, गरीब घर से आ रहा है। तो आज भी रावल संस्था इस बात का ध्यान रखती है। आपने क्वेश्चन किया था सर कि आपने नाम किसने सुझाया था आपको, तो मैंने एक नाम और रखा था पहले, मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कोई मेरे परिचित थे जिनका ऑलरेडी स्कूल चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ना रावल से शुरू करो। तो मुझे कहीं उनकी बात ठीक लगी, तो वो रावल के नाम से शुरू किया। तो ऐसा ऐसा ये एक्चुअली मैं बड़े छोटे छोटे कदम ज़िंदगी में उठाए हैं। एक संस्था बनी, जब वो सेल्फ सस्टेन होगी तो फिर दूसरी संस्था की तरफ सोचा। तो इस तरह से सर ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपके सामने है, शहर के सामने है, आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, उनके सामने है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बनती चलेगी सर। मैं देखता हूँ आप मूलतः पानीपत के निवासी हैं। एक्चुअली मेरा होम टाउन पानीपत के पास है, बापोली बड़ा गांव है जी। मेरे पेरेंट्स ने उस ज़माने में भी मुझे अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैं कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ पाया। मैं प्राइवेट स्कूल में आर्य विद्या मंदिर करके एक स्कूल होता था, पानीपत का वेल नोन स्कूल था, मैंने हायर सेकेंडरी वहाँ से किया। हिंदू कॉलेज सोनीपत से मैंने ग्रेजुएशन किया और लॉ मैंने कुरुक्षेत्र कैंपस से किया। तो एजुकेशन मेरी ठीक हुई और उसके बाद फिर जो कार्य क्षेत्र ढूंढा, वो मैंने कभी फरीदाबाद देखा नहीं था जी। सुना था कि वहाँ इंडस्ट्री आ रही है, वो डेवलप हो रहा है, तो हमें भी काम मिल जाएगा। तो फिर मैं सर यहाँ आ गया और यहाँ से अपना करियर शुरू किया सर। तो आप आए होंगे 70 के आसपास? हाँ सर, मैं 72 में आ गया था सर यहाँ। 72 में? जी सर, जी सर। सर एक्चुअली मैं पहले टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता था, मेनली मैं इनकम टैक्स ही देखता था।
और थोड़ा बहुत सेट टैक्स भी देखता था, लेकिन ज़्यादातर काम मेरे पास इनकम टैक्स का था। बहुत क्लाइंट थे, क्योंकि उस वक्त एडवोकेट या सीए इस लाइन में नहीं थे। जब 72 में मैं आया तो बहुत कम लोग, 2-3 लोग थे जिनके पास, और हम लोगों के पास काफ़ी काम रहता था उन दिनों। हर केस स्क्रूटनाइज होता था, तो ठीक ठाक काम था। फिर चलता रहा ऐसे ऐसे। कभी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे लगा कि ये काम एडवोकेट के पास ना रह के ये सीए के पास चला जाएगा। तो मुझे, जब मैं पीक पर था, मैक्सिमम वर्क देख रहा था मैं फरीदाबाद का, तब मेरे को ये एहसास हुआ और ये सोचा कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने का मन बनाया, डाइवर्ट करने का मन बनाया। इन द मीन टाइम वो इंस्टांस हो गया जो आपको बताया था अभी जी। तो फिर मैंने एक ये स्कूल जहाँ बैठे हैं ये शुरू किया। फिर भगवान की कृपा रही तो ऐसे ही स्कूल आते रहे, बनते रहे, चलते रहे सब। तो आज मेरे पास केजी से पीजी तक, जी, ठीक ना, और हर वर्ग के लिए बच्चे स्कूल हैं, हर वर्ग के लिए। मैं अपनी यूएसपी को चाहे प्रायोरिटी को, मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन रही है, एकेडमिक रही है। मैंने इन्फ्रा भी अपने मन से जो मैं कर सकता था, इन्फ्रा भी अच्छा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने टीचर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कोई सिफारिश नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई कौन किस समाज से आ रहा है, ये कोई क्राइटेरिया मेरे लिए नहीं रहा। वो आदमी कैसा है, वो खुद फैकल्टी कैसी है, वो टीचर कैसा है, तो उस पर बड़ा ध्यान दिया। मेरे को एक बात का एहसास रहा कि ये जो हमने एसी बिल्डिंग बनाई या बहुत बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ दे दी, बच्चे के साथ ये बिल्डिंग उठ के नहीं जाएगी, बच्चे के साथ मार्कशीट जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना, कि वो क्या लेकर जा रहा है, कितने % नंबर लेकर जा रहा। तो हमारा पूरा फोकस पहले से ही, फर्स्ट डे से, मैं कोई कंफ्यूज नहीं था। पहले दिन से मेरा माइंड में ये था कि मुझे एकेडमिक अपने को साउंड करना, और आज भी मेरे यहाँ यही है कि एकेडमिक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड मैं डिसिप्लिन हो गया, इन्फ्रा हो गया, और बहुत चीज़ें आज नए नए एक्सपेरिमेंट एजुकेशन हर फील्ड में हो रहे हैं सर जी। अब सर्वाइवल के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कि एक बार आपने काम शुरू कर दिया तो वो ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको रोज़ सीखना है, रोज़ अप टू डेट करना है, और ख़ास करके आप यूथ से बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। आज यूथ को आप ध्यान से सुनो, उनका जो कंसेप्ट है वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनको ध्यान से सुनो। तो काम करने की कोई उम्र नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं। आप जब तक स्वस्थ हैं, जब तक आप काम कर सकते हैं, आपकी उम्र कोई बीच में नहीं आती। और सीखने की भी यही है, मैं आज भी हर आदमी सीखता हूँ। मैं आज आप दोनों से भी सीख रहा हूँ। आप जिस तरह एंट्री लिया, आपने जिस तरह से मेरे से बात की, तो मैंने तो आपसे भी सीखा है। सर ये तो आपकी मैं तो मानता है। स्टूडेंट हूँ सर, मुझे तो हर आदमी से सीखना है सर। हाँ, ये कहा गया कि आप अगर सीकर हैं, लर्नर हैं, तो आप जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। जी सर। तो मेरे मन में सवाल आता है, इतनी बहुत अच्छी बिल्डिंग है आपकी, बहुत अच्छा इंफ्रा, अच्छे रिजल्ट्स, लेकिन जब आपने इस कॉलोनी में स्कूल शुरू किया होगा, आप पर एक दबाव रहा होगा कि कम फीस में एक अच्छी शिक्षा देनी है, और आप कह रहे हैं कि आपने फैकल्टी पे बहुत खर्च किया। कैसे मैट करते थे तो दोनों चीज़ों को आप? एक्चुअली जब ये स्कूल शुरू किया, उस टाइम माइंड में ना ये था कि मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने ये जो जगह है, जो स्कूल है, ये इसके आसपास झुग्गियाँ थी, अब तो झुग्गी नहीं रही, लेकिन झुग्गियाँ बहुत थी। तो मैंने पहले उन झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाया, फिर जैसे जैसे इमेज बनता रहा वैसे वैसे और बच्चे, कुछ झुग्गियों के बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे। तो इस तरह सर मतलब ये, फिर जब और स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल आया या और स्कूल आए, तो वहाँ फिर अच्छे पेरेंट्स आए, अच्छे क्लाइंटेज हमें
मिली वहाँ। तो इस तरह सर मतलब दोनों का एक टीचर सब जगह इंफ्रा का फर्क रहा होगा थोड़ा बहुत जी। लेकिन टीचर जहाँ थोड़ा मीडियम क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी एक्सीलेंट टीचर है मेरे पास जी। और जो ठीक ठाक स्कूल है उसमें टीचर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इंफ्रा में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। आपने कहा कि भाई ऐसी लोकेशन पे उस टाइम माइंड में ना ऐसा नहीं था कि मैं कोई इतना बड़ा संस्था खड़ी करूँगा, नहीं मैं ठीक था, मेरा उस ज़माने में मैं ठीक था। अगर मैं चाहता तो 10-15 एकड़ ज़मीन किसी जीटी रोड पे लेके और वहाँ एक बड़ी संस्था खड़ी कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरा फिर भी प्रैक्टिस ही था जी। ये मैंने एडिशनल ये करा कि चलो कुछ बच्चों का भला हो जाए, पर मुझे खुद ही नहीं पता भगवान ने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पर ला खड़ा कर दिया। तो ये सब आप इस समाज की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से सब होता है। डेस्टिनी भी कह सकते हैं उसको आप, डेस्टिनी है। आप बस ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद पहले ही कुछ सेटल करके भेजा हुआ है कि आपको इस रूट से गुजरना है। जी। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि ज़िंदगी में इंसान अगर सीधा चले, ठीक है ना, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत के अलावा मुझे नहीं लगता सर कोई आगे टॉप तक पहुंचना और टॉप पर टिके रहना, वो केवल मेहनत के बल पे ही रह सकते हो आप, और कोई शॉर्टकट रास्ता मेरी नज़रों में तो है नहीं सर। सीधे चलिए, सच्ची सीधी बात करिए, आप हर आदमी की बात सुनिए, हर आदमी को अटेंड करिए। जो भी कोई आदमी आपसे आध घंटा बात करेगा तो निश्चित तौर पे 2-4 बातें वो बहुत अच्छी कह कर जाएगा। बिल्कुल। तो मैं हर आदमी को, मेरे यहाँ कोई वेटिंग नहीं, हर रोज दरवाजे खुले रहते हैं, कोई आए 5 मिनट में मैंने ज़्यादा बोल दिया उससे कम टाइम में ही उसको अटेंड कर लेते हैं मेरे आदमी कि भाई आपको किससे मिलना है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कोई दीवार नहीं रखी, कोई ऐसा नहीं रखा कि आप वेट करिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखा कि कोई आए मिले, उसे उसका क्या मोटिव है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मुझे उससे सीखना है जी। बस। हरियाणा सर, हरियाणा की भूमि है, मुझे भी अब तो यहाँ पर 17 साल हो गए आए हुए। आपके शहर फरीदाबाद में जब जॉब शुरू किया तो आर्य समाज का बड़ा प्रभाव है यहाँ पर हरियाणा में। आपका ईश्वर कैसा है, आप कैसा ईश्वर समझते हैं? देखिए, ये एक हर इंसान की अपनी सोच है। कुछ लोग मतलब देवी देवताओं को, मंदिरों को, यही कहना चाह रहे हैं ना आप सर? जी जी। हाँ, इनमें विश्वास करते हैं। कुछ लोग हैं वो इनमें विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे को ये संस्कार दिए हैं कि भाई ये सब जो हम मानते हैं देवी देवता या मंदिर, तो आप बैलेंस बिठा के, ठीक है ना, आप दोनों काम कर सकते हैं। आप कर्म भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। मैं पूजा पाठ में उसमें विश्वास करता हूँ। मेरा पूरा परिवार, मिसेज, मेरे बच्चे, मेरा तो सब पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। इससे एक इंसान का ना एक सीधे चलने का एक तरीका है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी किसी चीज़ से डरता हो जी। तो वो थोड़ा सा हर वक्त एहसास रहता है कि मुझे कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन कोई एक ऐसी शक्ति है जिसको मैं मानता हूँ, भगवान या देवी देवता जिस भी रूप में आप मानते हैं, तो कम से कम वो तो देख रही है, वो देख रही है। तो इसलिए आदमी थोड़ी सी गलत चीज़ों से बचा रहता है। तो एक चीज़ ऐसी है जो आपको सही रखने में मतलब वो जरूरी है जी जी, और उसको आप ईश्वर मानते हैं। बिल्कुल, एक कोई ना कोई ताकत तो है ही है। जी सर। तो क्योंकि अभी हम इसलिए पूछ रहे थे कि विज्ञान और अध्यात्म की लड़ाई सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। और विज्ञान कहता है कि हमने तो बताया तुमको कि कैसे चलता है, आध्यात्मिकवादी कहते हैं ये तो तुम नहीं बता रहे थे तब भी चल रहा था। तो एक एज एजुकेशनिस्ट से मैं पूछूं कि इन बच्चों को कहा गया है कि जो मनुष्य है केवल यही एक ऐसा जीव है जिसे सिखाना पड़ता है, बाकी सारे जीव सीख जाते हैं, ये बात कहाँ तक सही है?
और उसका सबसे बड़ा दारोमदार आप स्कूल इंस्टीट्यूशंस पर है। देखिए सर, दोनों की आप अपनी इम्पोर्टेंस है। हम किसी को कम बत्ती नहीं आंक सकते। अगर साइंस नहीं होती, आपने जब रामायण आई, महाभारत आई, रामायण के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, उस टाइम ये जब लड़ाई होती थी तो वो आपस में तीर चलते थे और वो ऊपर आसमान में जाकर टकरा जाते थे, मतलब। जी जी जी। तो हमें उस वक्त ये विश्वास नहीं होता था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे आप इधर से छोड़ें उधर से, वो फिर बिल्कुल एक्यूरेट टकराएं और वो वहीं ख़त्म हो जाए। वो हमने अभी जो लड़ाई हुई हमारी लेटेस्ट पाकिस्तान से, बिल्कुल, तो उसमें सेम देखा ना हमने। बिल्कुल। जो ड्रोन वहाँ से आए, जो भी मिसाइल आई, उनको ऊपर ही ऊपर। तो सर साइंस, मुझे ऐसा लगता है साइंस सदियों से है, ठीक है ना। साइंस कोई ऐसा नहीं है, ये हर समय होता है। कभी कुछ ऊपर आता है, कभी कुछ वो डिपेंड करता है आप रूलर किस टाइप के, आपके रूलर किस तरह के हैं, ठीक है सर, बिल्कुल। उनका कंसेप्ट क्या है। नहीं तो ये चीज़ें तो बहुत पहले से थी। और अब ये तो बहुत से साइंटिस्ट, 99% डॉक्टर की मैं बात कहता हूँ, वो अभी भगवान को मानते हैं। जब आपका पेशेंट ज़्यादा तकलीफ में चला जाता है तो डॉक्टर खुद ये कहते हैं कि जी आप भगवान का नाम लो, आप प्रार्थना करो, ठीक है ना। तो ये आप अपनी आस्था है सर। मैं इस मामले में तो सबकी इंडिविजुअल सोच है, हम किसी की सोच बदल नहीं सकते। बिल्कुल, माइंड सेट रहता है आदमी का कि देवी देवता है नहीं है। हाँ, लेकिन साइंस को में ज़रूर है कि भाई साइंस जो है वो, उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं सर। साइंस के बगैर तो कुछ है ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है सर, जो ये हमारे पतरे बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, तो ये भी जो हमारी ज़मीन घूमती है, हमारी भूमि घूमती है, उसी पे बेस्ड है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप डीपली जाओ तो उन्होंने ये बात मानी है। ये हर साल का जो हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, ये सारा सर ये साइंस पे बेस्ड है। पंचांग की बात कर रहे हैं? हाँ, पंचांग की बात कर रहा हूँ। ये सारा साइंस पे बेस्ड है सर। तो हम जयपुर गए थे तो वहाँ एक बना हुआ था, तो उस ज़माने में उन्होंने वो सब चीज़ें बता दी जो आज हम देख रहे हैं, मतलब जो हमारे सामने हो रहा है। तो सर साइंस बहुत पुरानी है। ये हो सकता है, मैंने अभी बोला था कि समय के अनुसार हमारे रूलर किस सोच के रहे हैं, उन्होंने हमारी साइंस को आगे बढ़ावा दिया या घटाया। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में साइंस की अपनी एक पहचान है सर। आज का जो रूलर है उसके बारे में आपका क्या विचार है, जो भारत का जो उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमंत्री? देखिए सर, मेरा जो है ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम संस्था चलाते हैं तो नॉन पॉलिटिकल से आदमी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये जो पीरियड चल रहा है, ये इंडिया में पीक टाइम चल रहा है। हमारी तरह से हर फील्ड में बहुत चीज़ों को रेगुलाइज किया है। हमारे ज़माने में हर केस में हमें कोर्ट में जाना पड़ता था। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। जी, आप अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अब क्या है कि आप ऑनलाइन रिटर्न भर रहे हैं, ऑनलाइन ही आपका ऑर्डर आ रहा है, ऑनलाइन ही आपका रिफंड आ रहा है। तो सर इस गवर्नमेंट ने मतलब चाहे सेंटर में गवर्नमेंट है चाहे स्टेट में है, तो सर बहुत 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 ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। बहुत सुविधा दी है लोगों को। नहीं तो लोग धक्के खाते रहते थे, कोई सुनता ही नहीं था सर। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और अच्छे काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इससे और अच्छे काम होंगे सर। जैसे सर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ रही है, मेरे जहन में अभी एक सवाल आया कि
और देश में हमारे एजुकेशन बोर्ड बहुत सारे हो गए हैं। पहले स्टेट बोर्ड तो थे, अभी नेशनल बोर्ड भी कई सारे हो गए हैं। क्या एक देश में एक एजुकेशन बोर्ड नहीं होना चाहिए, सब जगह समान शिक्षा हो, एक जैसी बुक्स हो जाएं, कुछ फर्क पड़ेगा या ऐसी बात है ये? देखिए सर, मैं मेनली 3 बोर्ड की बात करता हूँ। सब जगह जो है ना, हर स्टेट में 3 बोर्ड की बात आती है। 4 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं। एक सबसे पहले तो स्टेट बोर्ड होता था हर स्टेट का। बिहार के आप हैं तो बिहार बोर्ड होता था, हरियाणा बोर्ड होता था, पंजाब बोर्ड होता था। फिर सीबीएसई का शुरुआत हुई, हमारे सामने शुरुआत हुई। जब मैं एजुकेशन सेक्टर में आया तो बड़ा क्रेज़ था। अभी तो फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ आईसी बोर्ड है जी। और अब जो ना आईबी बोर्ड आ गया, ठीक है ना। मतलब ये क्या है कि सबका कल्चर डिफरेंट है, ठीक है ना। सभी का कल्चर। स्टेट बोर्ड आज की तारीख में लोग, अगर हम औरों से कंपैरिजन करें तो, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल थे, स्टेट बोर्ड के स्कूल थे, वो सीबीएसई में कन्वर्ट हो रहे हैं जी, डाइवर्ट हो रहे हैं। उनको तो कोई प्रतिबंध नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो भी कहीं ना कहीं सीबीएसई में जा रहे हैं। तो सभी बोर्ड अच्छे हैं। मैं आईसी बोर्ड की बात करता हूँ। आईसी बोर्ड कम रह गए, लेकिन उनका जो बेस होता था वो स्पेशली इंग्लिश का जो उनका, तो वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा बेस था सर। लेकिन यहाँ ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में मिलेंगे आपको। तो आपने जो क्वेश्चन डाला था वो बोर्ड को लेकर था सर। आईबी बोर्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना बिजनेस करना है या जिन्होंने बाहर जाना है, ठीक है ना। उनके लिए प्रेफरेंस है। सीबीएसई बोर्ड आज की तारीख में मिडल, अबो मिडल, कहीं तक आप ऊपर तक चले जाओ, ठीक है ना, वो सीबीएसई बोर्ड को लाइक कर रहे हैं सर। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ आईसी बोर्ड हैं, तो वो शायद आईसी बोर्ड से जुड़े हुए हैं सर। सर, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं तो वो क्लास टीचर से ये बोलते हैं कि हमारी तो ये बात नहीं मानता, हमारी ये बात नहीं मानती, अपने बच्चों के प्रति कहते हैं। एक बार बहुत सारे, शायद मोर देन 100 प्रिंसिपल्स वाज देयर, और वो एक सभा थी, उसमें एक धार्मिक व्यक्ति को बुलाया हुआ था। तो टीचर्स को मतलब एनहेंस करने के लिए खास तौर पर मैं उनसे सहमत नहीं था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स के पास बच्चा करीब 18 घंटे रहता है और स्कूल में वो 6 घंटे के आसपास रहता है। तो जिम्मेदारी टीचर की ज़्यादा है या पेरेंट्स की? और हर पीटीएम में हर पेरेंट लगभग टीचर्स को दोषी कहते हुए देखा जाता है। एक्चुअली सर, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आपने छुआ है, टच किया है। एक्चुअल में अब हर घर में एक 2 बच्चा है सर। तो हम लोग उन बच्चों के साथ सख्ती नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं फ्रीडम देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब वो बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते। मैं दावे से कह सकता हूँ सर, आज समाज में 80% पेरेंट्स ऐसा है जो अपनी औलाद से हारा हुआ है। वो दुनिया से लड़ सकता है, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों से हारा हुआ है। पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली थी, बुजुर्गों का भी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, दादा दादी सब उन बच्चों का कंट्रोल रखते थे। आपको ये नहीं करना, ये वहाँ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना। तो सर, ये जो फ्रीडम मिली हमारे बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में पेरेंट्स के लिए, दूसरा पेरेंट्स, हम लोगों ने अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इतने बढ़ा लिए जी कि घर में हस्बैंड भी जॉब करे, वाइफ भी जॉब करे तो घर चलता है। जी बिल्कुल। हमने फ्लैट भी ले लिया किस्तों पे, हमने गाड़ी भी ले ली किस्तों पे, हमने टीवी भी ले लिया, हमने मोबाइल भी ले लिया। अब वो जो महीना आता है जब वो किस्तें देनी होती हैं, तो सर वो अब क्या है कि वो बच्चा इग्नोर हो गया, ठीक है ना। जिस बच्चे को माँ ने पालना चाहिए था
माँ तो 8 बजे 7 बजे 6 बजे आ रही है, वो बच्चा आया के भरोसे है या किसी और के है। तो ये बहुत ही आज की बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को हम कैसे कंट्रोल करें। अब रही स्कूल की बात कि आप 6 घंटे हम लोग रखते हैं, तो बच्चा स्कूल का डिसिप्लिन है, वहाँ उनको पता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो वो बच्चा जो घर पे शरारत करता है ज़्यादातर स्कूल में ठीक रहता है जी, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में एक डर है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में उसको चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं उसको अलग करेंगे, बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, समझाएंगे भी ये बच्चा ठीक नहीं है। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों पे किसी ने में से ऐसे जैसे आप पूछ रहे हैं, तो किसी ने पीछे में एक फंक्शन में गया था, हमारी मेयर मैम भी थी उसमें, हम दोनों ही थे, तो एक क्वेश्चन डाला था ऐसे बड़ा, तो उसने कहा राहुल साहब सुखी इंसान की क्या डेफिनेशन है। तो मैंने कहा सर मेरी नज़रों में जो आदमी स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, जिसके बच्चे लायक हैं और जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना जी, मैं तो उसे ही अमीर आदमी समझता हूँ, उसे स्वस्थ आदमी समझता हूँ, उसे सुखी इंसान समझता हूँ। उसे बढ़िया भूख लगती है, बढ़िया नींद आती है, आराम से रहता है। तो सर जो आपने कही बात, अगर बच्चे लायक हैं तो सर हमने, अगर आपको मैं जब भी किससे मिलता हूँ, मैं आप थोड़ा टाइम पहले हम आए हैं, नहीं तो मैं एक बात जरूर पूछता हूँ, हर इंसान से पूछता हूँ आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं सबसे पूछता हूँ। बिल्कुल। मैं उसके कारोबार में आपकी कितनी फैक्ट्री है, कितना फार्म हाउस है, क्या है आपका, आप किस लाइन में है, मतलब मैं ज़्यादा मतलब दिमाग लगाता ही नहीं। जब मुझे पता लगता है सर मेरा एक बच्चा जाना वो IAS है, वो या कुछ कोई, मैं IAS की बात नहीं करता हूँ सर, उसने BTech किया, MBA किया, उसके बाद वो अच्छी कंपनी में लगा हुआ है या बिजनेस कर रहा है सर, ये कोई भी है, तो मैं ये मानता हूँ कि सर ये खुश नसीब इंसान है जिसके बच्चे लायक हैं सर। तो सर मैं आपके माध्यम से हर पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों का ध्यान दें, बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, हमारी बेटियाँ या कोई भी वो कहाँ जा रही हैं, कब आ रही हैं घर पे, तो थोड़ा सा एहसास रहे इस बात का तो अच्छा रहेगा सर। अभी का जो समय चल रहा है सर, जो बच्चे बच्चियां हैं उनको अगर पूछें माँ बाप, क्योंकि हम तो उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पर माँ बाप की आंखें ही हमारे लिए आदेश हुआ करती थी। अभी के बच्चों से आप पूछ लें तो उनको लगता है कि कुछ टोक रहे हैं, तो वो बहुत हार्श जवाब देते हैं। देखिए सर, औलाद के साथ, बच्चों के साथ बैलेंस करना पड़ता है सर। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना भी ठीक नहीं है। आप बैलेंस करें। बच्चे आज की तारीख में अगर एजुकेटेड हैं तो उनको जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, जेंट्स के साथ भी काम करना है, लेडीज़ के साथ भी काम करना है। तो सर हमें अपने बच्चे पे विश्वास भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अपेरेंटली ये लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो कोशिश करो उसको समझाने की, बेटे ये हमारा ठीक नहीं है, ये सामाजिक तौर पे भी ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर सर। तो बैलेंस, आज पेरेंट्स को बच्चों के साथ बहुत तरीके से पेश आना पड़ता है सर। बच्चा बहुत जल्दी रिएक्ट करता है आजकल जी। ये सर आजकल मोबाइल बहुत शिकायत का केंद्र बन गया है। हर माँ बाप को शिकायत है कि बच्चा मोबाइल पे ज़्यादा चिपकता है। अच्छा, माँ बाप खुद मोबाइल पर बहुत रहते हैं, मैंने देखा है, और मोबाइल नेसेसिटी बन गया है टू गेट एजुकेशन प्रॉपर मोड। इसको कैसे आप कह सकते हैं, क्या आप भी इसको कुछ समस्या के तौर पे देखते हैं? और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते। मैं पहले अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं जी। मैंने मोबाइल को इतना यूज़ करा कि मैंने फ़ोन करना है तो मुझे फ़ोन करना आता है सर, और कहीं से आ जाए तो उसको सुनना आता है जी। कोई आदमी मेरे से ये एक्सपेक्ट करे कि भी मैं वहाँ दिवाली पर उनके पास गया था
उन्होंने मेरा थैंक्स भेजा और मैं पढ़ लिया। तो सर मैं मेरे से कोई उम्मीद ही ना रखे, क्योंकि मैं ना मेरे को पढ़ना आता। टाइम की बात नहीं है, कोई ये कहे ना आज की तारीख में कि मेरे पास तो टाइम नहीं, मरने का भी टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूँ वो गलत कह रहा है। टाइम सबके पास है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, कोई काम होता है, कोई मेल भेजनी है, कोई कुछ करना है, तो उनको बुलाता हूँ कि बेटे आप ना ये मैसेज आप, मैं मोबाइल भी, आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं जैसे स्कूल में घुसता हूँ, अंदर आता हूँ, तो मोबाइल में बाहर हमारा डिपार्टमेंट है, रघुवीर जी उसको हेड करते हैं, तो मैं रघुवीर जी के पास रख देता हूँ उसको कि भाई आप कोई मैसेज आया आप देख लेना, मेरे मतलब की कोई बात आए तो मुझे बता देना आप। तो सर अब आपने जो दूसरा सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो डाला आपने, वो है छोटे बच्चों में ये जो बीमारी आई है, मतलब ये छोटे बच्चों में जो दिक्कत आई है वो हमसे ही आई है। हमने टेलीफोन पे चिपकना शुरू कर दिया, जब भी टाइम मिले, मतलब गाड़ी में बैठे तो भी कुछ न कुछ देख रहे हैं, घर पे चले गए, ये आप किसी घर में चले, मैं पीछे घर में गया सर, दिवाली का दिन था, तो मैं कहा चलो, वो 4 प्राणी बैठे वहाँ उस घर में, एक ही रूम में बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे, चारों चुपचाप बैठे, चारों आप अपना मोबाइल चला रहे हैं सर, तो कोई बात ही नहीं कर रहा किससे सर। घरों के आज हालात ही हैं, जो छोटा बच्चा है, आप 5-6 साल के बच्चे को हम मोबाइल देना शुरू कर दिया, और मोबाइल में भी अगर हमें कोई काम करना है कुछ थोड़ा, तो उस बच्चे को मोबाइल देकर आप अपना काम निपटा लो, ये इस तरह का। मैं सर ये बीमारी एक तरह से कम हो सकती है कि पहले जब हमारे साथ हमारा पोता बैठा है, बेटा बैठा है, छोटा है वो, और उसको हम मना कर रहे हैं कि भाई आप ना देखो, तो पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा कि मैं नहीं देखूं तो मैं उसको रोक पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, वो बच्चा अंदर बोले ना बोले अंदर से सोचेगा कि खुद तो देख रहे हैं और वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है सर, और मुझे मना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर लेकिन ये बड़े वाली बीमारी है, ये इस पे माइंड पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, बच्चों के बहुत गलत चीज़ें वो देखना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली आँखें, मतलब 60% बच्चों को चश्मा लग रहा है, क्योंकि वो उस पर चिपके रहते हैं सर, छोटी स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन से खराब होता है। मैं तो सब पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि सर प्लीज़ पहले आप अपने पर कंट्रोल करिए, और बच्चों को जो है ना कोशिश करिए कि वो टीवी देख लें। इससे तो टीवी 10 गुना बेटर है, अगर वो बच्चे टीवी देख लें ना सर, वो ज़्यादा बेटर है। ये छोटी स्क्रीन है और यूं लेट के जो ना उनकी आंखें भी नहीं खुलती, कई बच्चे तो इतनी प्रॉब्लम में है कि उनकी आंखें भी ऐसे बड़े उससे देखना पड़ता है उनको। तो सर आपके माध्यम के आपका रेपुटेड चैनल है, आपके माध्यम से ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम ये इस बीमारी से बचाएं। ये एक ऐसी आदत है, एक जिसका कोई इलाज नहीं। वो बच्चा जो है ना वो पागल सा हो जाता है जब उसको मोबाइल नहीं मिलता ना, जी। वो पागल सा हो जाता है, ऐसे घूमता है। ये बहुत बड़ा नशा है। तो इसको अभी बिल्कुल पीक पर चल रहा आज की तारीख में। हमारे समाज को, हमारी सामाजिक संस्थाओं को, जो लोग ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं, जब भी कभी वो उनको बोलने का मौका मिले, कहीं पब्लिकली कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक सेंटेंस ये ज़रूर बोल दें कि अपने बच्चों को इस मोबाइल से बचाओ और ख़ुद को भी बचाओ। खुद को बचाओगे तो बच्चे बच जाएंगे। बिल्कुल। आप यूज़ करिए, उतना यूज़ करिए जितना आपके मतलब की बात है, बस। तो एक नेसेसिटी थी जो एक तरह से नशा बनती जा रही है। क्या चीज़? एक नेसेसिटी थी मोबाइल, उसकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, और वो अब एक नशा बनती जा रही है। सर मैं देखता हूँ आप विभिन्न मौक़ों पर, अभी पीछे भी तस्वीरें देख रहा हूँ, और मैं तो पिछले 1.5 दशक का आपका गवाह हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिलते रहते हैं। कोई ऐसा अवार्ड है जो
आपकी इच्छा हो कि ये मिले, ये मिलना चाहिए, कोई ऐसी दिल की हसरत हो? मैं आपको एक सच्चाई बताऊं सर, जी। मेरे पास बहुत लंबे समय से एक मैसेज है कि आप अपनी कोई बायोडाटा बना के अच्छे से कोई बुक टाइप बना के आप सेंटर में भेजिए, पद्मश्री के लिए। हाँ आपको ये अवार्ड मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। सर मैं बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, अब तक मैंने अपने बारे में, अगर कोई मेरे से ये कहता ना राव साहब आपको हम फंक्शन में बुला रहे हैं, आपका कोई सीवी है आपके पास तो वो हमें मेल दो कर दो या भेज दो हमारे पास सर, तो मेरे पास 4 सेंटेंस का भी सीवी नहीं है सर आज की तारीख में कि मैं 4 लाइन लिख दूं। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने अपने कर्म पे विश्वास करा, ठीक ना, मुझे काम करना है। ये जितने अवार्ड हैं जो आप देख रहे हैं, मतलब मैं ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने कभी कोई अप्लाई नहीं करा, कभी कहीं, हाँ अनिल का कहीं रहता हो मुझे नहीं पता, मेरे तो अनिल ही बताता है पापा आपको ना ये अवार्ड है, मतलब इसमें जाना है। तो ये आप कह रहे हैं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं बच्चों को एजुकेट करूं लास्ट टाइम तक, जब तक मैं चल सकता हूं, देख सकता हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं अपना काम करता हूं। ये एक मिशन है जो ना, एजुकेशन ये एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है ना, इसमें बहुत बहुत कुछ करने के लिए है। आपने एक चश्मा लगाया तो आपको 1 किलोमीटर तक दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि, हमें लगता है कि यहीं तक दुनिया है जी, ठीक है ना जी। दुनिया तो सर बहुत दूर तक है, ये तो आपका लेवल है कि आपने यहाँ तक देखा तो आपने सेटिस्फाई कर लिया। एजुकेशन सेक्टर भी ऐसा ही है सर, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए सर। तो हमारे लिए तो ये अवार्ड है जो गवर्नमेंट कहीं भी बुला के दे देती है, कोई चले आते हैं ले आते हैं अपना, तो सर कभी ऐसी इच्छा नहीं है जो आपने कहा कि मतलब मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए। मिल जाते हैं अगर आदमी थोड़ा सा क्लीन इमेज हो, आदमी का इमेज ठीक हो, उसके कर्म ठीक हो, 10 लोग उसको जानते हो और वो उसको परसू करे जी, तो वो अवार्ड मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सर, तो मिल जाते हैं सर। इस इंटरव्यू को हम संपन्न करने जा रहे हैं, पर हमेशा की तरह एक सवाल पूछेंगे सर से कि आप लोगों से क्या ऐसा एक चीज़ कहना चाहेंगे कि वो अपने इस जीवन में, कहते हैं ना कि जो मनुष्य का जो तन है वो भगवान की कृपा से मिला है, बाकी सारे जीवन हैं वो भोग योनियां हैं, मनुष्य का जीवन मुक्ति के लिए मिला है। आपकी नज़र में सर व्यक्ति को इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में कम से कम ये चीज़ जरूर कर लेनी चाहिए, वो मेरे आप दर्शकों को आपके इस बारे में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर। एक कहावत है, आपने भी सुनी है, हर आदमी को पता है कि यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मरण, दुख सुख विधियात भगवान के हाथ में है। बिल्कुल, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं सर जिंदगी में जो आपको उतनी मेहनत भी नहीं की होती जितना क्रेडिट मिल जाता है, और बहुत बार ऐसा घटित होता है कि आपकी दूर दूर तक भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फिर भी बदनामी मिल जाती है। तो सर आपने जो बात की, अब मैं उस पर आ रहा हूँ सर। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ज़िंदगी में आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से, किन चीज़ों से बचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है सर कि आदमी, मैं पूजनीय रतन टाटा जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने सीधे रास्ते चलते भी नाम कमाया ना सर, बिल्कुल, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। क्या चीज़ ऐसी है जो उन्होंने नहीं कमाई? और उन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट की कोई वायलेशन नहीं होने दी, जहाँ तक मेरे नोटिस में है। वो हर चीज़ की कंप्लायंस करते हुए सीधे रास्ते चलते हुए और वो यहाँ तक पहुँचे, या अब वो नहीं रहे तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया अपने टाइम में ही
अब वो सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है सर, इंडस्ट्री फिर बढ़ रही है, कारोबार और बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है। तो उनसे एक ही बात सीखी है कि इंसान चाहे तो सीधे रास्ते चलते भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जो आदमी शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है ना, तो वो जो शॉर्टकट है वो लंबे टाइम तक नहीं होता सर। ठीक है ना, वो कभी ना कभी वो एक्सपोज रहता है। ये लाइफ ना सर, अभी हम कहीं बाहर गए थे तो वहाँ ना एक झूला था सर, उसको हम उस पर हम भी बैठ गए सर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मतलब चला, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर सबसे हाइट पर चला गया। फिर थोड़ी देर वहाँ 5-7-10 मिनट उन्होंने वहाँ रोका, फिर ऐसे ऐसे ये लाइफ ऐसे चलती है सर, वो झूले की तरह चलती है। अब आपको ये देखना है कि जो आदमी सीधे रास्ते चलता है, ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, अपना हक्का लेता है, तो वो लंबे समय तक वहाँ टिका रह सकता है। अदरवाइज तो ये ना बस ऐसे घूमता है। तो सर मेरा यही मैसेज है यूथ को, स्पेशली यूथ को, ज़्यादा मारामारी ना करें, आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। ठीक है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये जो लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं, कोई लग्जरी लाइफ नहीं होती। अगर आप सेटिस्फाई हैं लाइफ से तो आप एक कमरा ही चाहिए आपको सोने के लिए, एक बेड चाहिए सर। अगर आप चार फ्लैट लेके बैठे हैं, 4 घर बना के बैठे हैं सर, चारों में तो आप नहीं सो सकते ना सर जी। तो सर आपका मैं ये नहीं कहता कर्म ना करो, आगे बढ़ो, लेकिन सर जो भगवान ने दिया उसको उसमें सेटिस्फाई रहो और सीधे रास्ते चलो। हमें गलत काम करना ही नहीं। बस आप जब ऐसे हाथ कर रहे हैं तो जो आपको पैसा दे रहा, तो एक बार जरूर ये सोचो ये इस पे मेरा हक है कि नहीं है। आप जब यूं दे रहे हो तो आप बिल्कुल ना सोचो, बिल्कुल, ठीक है ना, वो अगला सोचेगा उसको। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि आदमी मेहनत करे, मेहनत के अलावा वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आती है सर। आदमी जब लाइबिलिटी से, सिर पर बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, जब वो किसी बड़ी गाड़ी में चले तो सर वो मेंटली कहीं होता है, फिजिकली कहीं होता है। ठीक है सर, तो मेरा ये कहना है सर कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप एफर्ट्स करें, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन शॉर्टकट ना मारें। मेरा ये कहना है सर। बात वहीं से शुरू हुई थी, वहीं पर संपन्न हो रही है कि शॉर्टकट से आप शीर्ष पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय ठहर नहीं पाएंगे। ठहरेगा वो जो अपनी विवेचना से, अपनी शक्ति से, अपने मानस से, अपनी योग्यता से सीधा चलेगा। सीबी रावल जी से बात कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरी इस पॉडकास्ट को साझा करिएगा, और आपको कुछ भी ऐसा अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, डीएम करिएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे वाइट पेंट। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।